बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 3 के MCQs को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि आज के फर्स्ट MCQ की स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट MCQ है जी, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एट 19.6 मीटर पर सेकेंड फॉर इट्स कंप्लीट ट्रिप, यानी अप एंड बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन, इट्स एवरेज स्पीड इज। आपको सिचुएशन कुछ इस तरह से दी गई है कि आपके पास है एक बॉल जिसे आप इनिशियल वेलोसिटी देते हैं 19.6 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी के साथ आपने उसे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया। जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो फॉर अ मोमेंट वो रुकेगा और उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहाँ से वो दोबारा अपना एक डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करेगा और यहाँ पर अर्थ को टच करते हुए वो अपने जर्नी को कंप्लीट करेगा। इस ओवरऑल जर्नी में आपसे ये पूछा गया है कि बॉल टोटल जब अपवर्ड और डाउनवर्ड आता है वापस, तो उसकी एवरेज स्पीड इस पूरे जर्नी में क्या थी। उसके लिए आपको पता है कि एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है जी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो आपने इस पूरी सिचुएशन में जब वो बॉल इस पॉइंट से अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, ये वाला डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो ऑब्वियसली अपवर्ड मूवमेंट के बाद जब वो डाउनवर्ड मूवमेंट टिल ग्राउंड कंप्लीट करेगा तो ये दोनों जो डिस्टेंस हैं ये इक्वल हैं। सो आपके पास जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो अगर सपोज करें अपवर्ड मूवमेंट का है S1 और यहाँ से डाउनवर्ड मूवमेंट का है S2, तो आपके पास ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे और S1 प्लस S2 से आपको मिलेगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल। दूसरा आपने कैलकुलेट करना है टोटल टाइम, और इसमें भी आपका बॉल जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो जितना वो टाइम कंज्यूम करेगा टिल मैक्सिमम हाइट, ऑब्वियसली वही टाइम फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टिल ग्राउंड वो कंज्यूम करेगा। सो अगर अपवर्ड मोशन का टाइम है T1 और डाउनवर्ड मोशन का टाइम है T2, तो टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2। सो अगर आपको ये टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम मालूम हो और आप इस फार्मूला में पुट करें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज स्पीड। सो अब आप किस तरह डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम इस अपवर्ड मोशन के डाटा को कंसिडर करें। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है 19.6, फाइनल वेलोसिटी है 0। क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन होगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने इस डेटा को यूज करना है किस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। एस को हम लिखेंगे S1 क्योंकि ये अपवर्ड मोशन जो उसने की है उस मोशन में उसने जो डिस्टेंस कवर किया। इसके लिए आपने S1 को फाइंड आउट करने के लिए VF की वैल्यू पुट की 0, VI की वैल्यू थी 19.6। ऑब्वियसली ये 2a का फैक्टर इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। 2 और a की वैल्यू है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस डेटा को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो अपवर्ड मोशन का डिस्टेंस आएगा दैट विल बी 19.6 मीटर। यानी जब उसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया तो जो उसने S1 कवर किया था वो है 19.6 मीटर। तो अब आप बताएं कि इस पॉइंट से जब वो ग्राउंड तक पहुंचेगा तो क्या वो डिफरेंट डिस्टेंस कवर करेगा या यही 19.6 मीटर कवर करेगा? यस, ऑब्वियसली जब यहां से यहां तक और इस अपवर्ड पॉइंट से ग्राउंड के पॉइंट की हाइट एक ही जितनी है तो ये S2 भी इतना ही होगा, दैट इज 19.6 मीटर। सो सेम डिस्टेंस इज कवर्ड during downward motion, so you will write S2 is equal to 19.6 meter. So ये दोनों आपको देंगे total distance covered. अब आपने टाइम के लिए कैलकुलेशन करनी है तो आप अपवर्ड मोशन में टाइम कैलकुलेट करेंगे। VF is equal to VI plus AT और T को आप लिखेंगे T1 for this upward motion. VF is equal to VI plus AT1 में आपने डेटा पुट किया। VF है 0, VI है 19.6, एक्सेलरेशन अगेन अपवर्ड मोशन में है -9.8 T1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास टाइम की वैल्यू आएगी 2 सेकेंड। अब आप बताएं कि अगर इस पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक का टाइम है 2 सेकेंड्स, तो इस मैक्सिमम हाइट से
इस ग्राउंड तक का डिस्टेंस सेम ही है, तो टाइम क्या डिफरेंट होगा या यही 2 सेकेंड ही कंज्यूम होंगे? यस, यही 2 सेकेंड ही फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टिल ग्राउंड कंज्यूम होंगे। सो आप कह सकते हैं कि टाइम फॉर डाउनवर्ड मोशन इज ऑल्सो 2 सेकेंड, जो कि आपके पास अपवर्ड मोशन में टाइम आया था। सो अब आप इस T1 और T2 को अगर ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल टाइम ऑफ जर्नी फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। अब आपके पास दोनों डाटा वैल्यूज हैं, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल डिस्टेंस। T1 T2 को यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल टाइम। सो आप टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एवरेज स्पीड की वैल्यू आएगी। S1 कितना था जी? 19.6, तो आप पुट कर दें। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एवरेज स्पीड की वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। और अगर आप ऑप्शंस देखें तो आपकी ऑप्शन नंबर बी में आपको गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड। सो ये था आपका फर्स्ट MCQ जो एक अपवर्ड मोशन से रिलेटेड था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि रिमेनिंग MCQs की स्टेटमेंट्स क्या हैं। जी डियर स्टूडेंट, MCQ नंबर 2 की स्टेटमेंट है, इफ यू थ्रो अ बॉल डाउनवर्ड देन इट्स एक्सेलरेशन immediately after leaving your hand, assuming no air resistance. इस स्टेटमेंट में आपसे ये कहा गया है कि आपके हाथ में एक बॉल है और आपने उसे डाउनवर्ड थ्रो किया है। जब आप उसे डाउनवर्ड थ्रो करेंगे और सराउंडिंग में एयर रेजिस्टेंस को भी इग्नोर करेंगे तो ऑब्वियसली सिर्फ फिर उस बॉल पर जो फोर्स एक्ट कर रही होगी वो होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि होगी वर्टिकली डाउनवर्ड। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो आपको जो मल्टीपल ऑप्शंस गिवन हैं उनमें से जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाली ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगी और वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपने एयर रेजिस्टेंस को इसमें इग्नोर किया था। सो एयर रेजिस्टेंस की वजह से कोई भी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं हो रही थी, सिर्फ थी ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो था सेकेंड MCQ। अब थर्ड MCQ है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स। आपको जो मल्टीपल ऑप्शंस इसमें गिवन हैं वो हैं, आपके पास फोर्स है, फिर आपको इम्पल्स गिवन थी, फिर आपके पास एक्सेलरेशन है, फिर आपके पास पावर भी गिवन है। इन सारी ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फोर्स। कैसे? आपको गिवन है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसका मतलब है डेल्टा P ओवर डेल्टा T। ये टर्म है जो कि है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और अगर आप अपनी बुक पर इम्पल्स वाले टॉपिक, मोमेंटम और न्यूटन लॉ ये वाले टॉपिक्स ऑब्जर्व करें तो वहां ये आपको इक्वेशन गिवन है, F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T, जिसका मतलब है कि फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को इंडिकेट करती है। यहाँ बच्चे सम टाइम इम्पल्स को टिक कर देते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि आपकी बुक में ये इक्वेशन भी है, इम्पल्स इज इक्वल टू डेल्टा P। ये है सिंपल चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, लेकिन यहाँ गिवन है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो कि है डेल्टा P ओवर डेल्टा T। सो बी केयरफुल, अगर आपको सिंपली गिवन है कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू तो वो होगा इम्पल्स के इक्वल, लेकिन अगर आपको गिवन है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो वो फोर्स के इक्वल होगा। सो आप जो ऑप्शन टिक करेंगे वो है फोर्स, दैट इज ए ऑप्शन। अब देखते हैं फोर्थ MCQ की स्टेटमेंट। कुछ इस तरह से है, द एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस इज इक्वल टू। पहले हम देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो आपने कॉमन शेप्स पढ़ी वो किस तरह की थी। आपने एक शेप ये पढ़ी थी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें आपके पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है। दूसरी आपने ये भी स्टडी की कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है तो ये शेप बनेगी। अब अगर आप इसमें एरिया कैलकुलेट करें तो ये ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है विड्थ इनटू हाइट। अब इसमें ये जो विड्थ है ये आपके पास है टाइम और ये जो हाइट है ये है वेलोसिटी, तो आपके पास बना v इंटू टी
और ये होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास ट्राइंगल बन रही है। अगर आप ट्राइंगल का एरिया देखें तो वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है आपके पास टाइम और हाइट है आपके पास वेलोसिटी। तो अगेन ये भी क्या है, इस जैसा ही है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। और ये भी किसको इंडिकेट करता है, डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को। क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ऑब्वियसली जो आपके पास डिस्टेंस होगा उसे आप डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और अगर स्पीड टाइम ग्राफ हो तो वो ऑब्वियसली फिर डिस्टेंस में आएगा। सो इसमें आपके पास जो ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शंस गिवन है, उसमें आपके पास है ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन, जो कि इंडिकेट करती है डिस्प्लेसमेंट को। एमसीक्यू नंबर 5 देखें, अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही रिलेटेड है। इसमें आपसे ये कहा गया है कि अगर स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है तो फिर वो बॉडी जो मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा। ग्रेजुअली डिक्रीजिंग स्लोप का मतलब है कि आपके पास ग्राफ की शेप कुछ इस तरह की होगी। इसमें आपके पास वेलोसिटी की यहाँ पर जो भी स्टार्टिंग वैल्यू है उससे वो आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, तो जब भी वेलोसिटी कम हो रही हो तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन को इंडिकेट करती है। यहाँ पर आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी गिवन है, जीरो एक्सेलरेशन भी ऑप्शंस में गिवन है, लेकिन आप जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ जो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को इंडिकेट करती है, क्योंकि इसमें आपके पास ग्रेजुअली डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन वाली सिचुएशन है। सो डियर स्टूडेंट, ये थे आपके फर्स्ट 5 एमसीक्यू। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर 6 की स्टेटमेंट है, अ 7 kg bowling ball experiences a net force of 5 न्यूटन। व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन। आपको दो वैल्यूज गिवन है, एक मास ऑफ द बॉल और जो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो गिवन है। तो आप न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। F इज इक्वल टू ma, F की वैल्यू है आपके पास 5 न्यूटन और मैस आपको गिवन है 7 kg। एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट करना है, सो इट विल बी 5/7। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.71 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अगर आप अपनी ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन डी 0.71 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अकॉर्डिंग है। सो जब भी फोर्स और मास गिवन हो तो आप न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प से एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट देखें, एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स इज। अभी मैंने आपको बताया था कि इम्पल्स की जो इक्वेशन है वो है डेल्टा पी के इक्वल। इसका मतलब है इम्पल्स का वही यूनिट होगा जो मोमेंटम का यूनिट है। मोमेंटम आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है और इसका यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकंड और इसको न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। सो आपके पास जो मोमेंटम का यूनिट है वही इम्पल्स का यूनिट है। सो एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स न्यूटन सेकंड के इक्वल होगा। इसमें जो आपको ऑप्शंस गिवन है उनमें आपको ये केजी मीटर पर सेकंड यूनिट नहीं बल्कि न्यूटन सेकंड यूनिट गिवन है। सो आप ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे, बाकी ऑप्शंस ऑब्वियसली रॉन्ग ऑप्शंस हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये थे आज के फर्स्ट 7 एमसीक्यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर जो 7 एमसीक्यूज हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।